सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाई पीरियड टेबल में कहाँ लाई करता है, थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला। देखिए पीरियड टेबल क्या है, एटम्स अरेंज किए गए जिसमें एलिमेंट्स को एक ऐसे ऑर्डर में रखा गया है ताकि उनकी स्टडी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हम कर पाएँ। ठीक है, ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड है, जो हम जानते हैं 4 ब्लॉक हैं इनके अलग अलग। उन 4 में से एक ब्लॉक जिसका 2 ग्रुप हम पहले क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 12 में सिर्फ 4 ग्रुप पढ़े जाते हैं, 15, 16, 17 एंड 18। उससे पहले थोड़ा सा आइडिया पीरियड टेबल का होना चाहिए और उसी टेबल को हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह बना है, इसका थोड़ा सा थीम आपको समझ में आएगा। ऊपर एक हाइड्रोजन और इधर हीलियम। इसे देख लीजिए, अगर ये नहीं आती है तो आप ये मान लीजिएगा कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत लंबी दिक्कत होने वाली है। पीरियड टेबल आना ही मस्ट है, इतना जान लीजिए, मतलब क्या मतलब जरूरी है। पीरियोडिक टेबल में क्या चीज आना चाहिए? अभी मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या आना चाहिए। गजब हाल है। देखिए इसके पास कितने ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप की कुछ ना कुछ खासियत है ना। पहली हर एक ग्रुप की क्या खासियत है कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, अरे सेम होंगे बाबा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेम, राइट। और एक पीरियड में क्या क्या चीज सेम होगी, नंबर ऑफ शेल सेम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पीरियड को छोड़ के दूसरे में जाते हैं, मतलब दूसरी शेल चालू हो जाती है, तीसरे में जाते हैं तीसरी शेल चालू हो जाती है, चौथे में जाएंगे चौथी शेल चालू हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे इतना आइडिया होना चाहिए, फिर उसके बाद जितने भी टर्न्स है ना वो सब आसानी के साथ समझ में आते हैं। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात। जिनके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबको आता है, सबने पढ़ा हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिनके लास्ट में एस में खत्म होता है, एस 0 से 2 में, 1 to 2, 0 तो जनरली होता नहीं, वो एस ब्लॉक में होगा। जिनके आखिर में पी में आएगा, P 1 to 6, उन्हें क्या होगा, पी ब्लॉक में होगा। जिनका आखिर वाला जो आएगा इलेक्ट्रॉन किस में जाए, डी में जाए, तो डी ब्लॉक का है। जिनके आखिर में क्या आए, एफ में आए, उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। बात समझ में आ रही। हमें पढ़ना पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में ही, पढ़े थे कभी। इसके आइडियाज होने चाहिए, वो थोड़ा समझिए। देखिए इसी को पकड़ते, इसमें कितने ग्रुप हैं, 6। लॉजिक देखिए, एस, पी, डी और एफ, ये हमारे 4 सबशेल होते हैं जो अब तक हम जानते हैं, और आगे भी होते हैं जो हमें पता, मतलब होते हैं पर पढ़ना है। हाँ ठीक। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। डी के पास 5, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एस के पास, मैंने अभी बताया जो आखिर में एस में खत्म होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एक आ सकता है, हो सकता है एक आए, और एक आ सकता है कि उसमें 2 आए। इसका मतलब ये है कि इसके पास इतने ही नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो या तो एक सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब यह है कि एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। पी के अंदर 3 नहीं है, अरे मतलब 1 2 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसके पास कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं। इनके पास 10 ग्रुप। ये हमें थोड़े से आइडिया होना चाहिए। देखिए ये पहला वाला जो है, ये इसमें होते हैं, ये एस ब्लॉक है जो 1 और 2 होता है। उसके बाद 13 से शुरू होके 18 तक हमारा होता है ग्रुप नंबर पी ब्लॉक, राइट। ये जो 3 से लेकर 12 तक बचे हैं इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक। इनके कुछ कुछ अपने अपने नाम है। डी ब्लॉक हम पढ़ेंगे, इन्हें बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो आपके काम में आएंगे वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ढेर सारे काम आएंगे, ठीक। पी ब्लॉक में हमारे पास 6 हैं। इनके अलग अलग नाम है, नाम को भी जानना जरूरी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। लास्ट वाले को बोला जाता है नोबल गैस। हाँ सर, नोबल गैसेस। बहुत अच्छी बात। उससे पहले वाले को बोला जाता है हेलोजेंस। इसे बोलते हैं नोबल, इसे बोलते हैं हेलोजेंस, इसे बोलते हैं कैल्कोजन, इसे बोलते हैं निक्टोजन, कहीं कहीं निकोजन भी लिखा है, जो भी होगा देख लीजिए। इधर पहले वाले को बोलते हैं एल्केली मेटल और दूसरे वाले को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल।
इतनी छोटी छोटी आइडियाज हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें पता है जितनी बताई गई हैं, सबके बारे में आइडिया है ना। अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा जी। बात पूछनी थी सर, वो दोनों भी पी ब्लॉक में आते हैं? अरे नहीं, वो एस ब्लॉक है। हाँ सर, वही मुझको ये अब इनके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखिए, हम सबको पता है ये 1s2 2s2 ऐसे करके होते हैं, है ना। अब यहीं से देखिए, आपको अगर एक चीज़ पता है, एक चीज़, वो क्या, कैसे कैसे भरे जाते हैं, इनको चाहे इधर से पकड़ेंगे कान, चाहे उधर से पकड़ेंगे, हर तरह से समझ में आएगा। अगर आपको क्लास 9th वाला भी पता है तो आप देखिए, आपको पता होगा 2,8,8,18 18,32,30 ऐसे ही भरे जाते हैं, ऐसे भरे जाते हैं। इनको बेसिकली अब हम इस तरह भरते नहीं हैं। हमें अब पता चला है कि अब शेल के अंदर सबशेल भी पाए जाते हैं, उन सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स भी पाए जाते हैं, उन ऑर्बिटल्स के पास पाए जाने और इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वहां पर सबसे ज्यादा है। करेक्ट। हम अब एक चीज, बहुत सारे लॉस यहीं से बनाइए। अगर आपको बेसिक पता है, अगर आपने इतना भी रट्टा मार लिया है पहले से ही, तो यहीं से आप जुगाड़ लगाइए कि यहीं से बन जाए। कैसे बनेगा देखिए, पहले वाली जो नंबर ऑफ शेल हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबशेल। कैसे? अगर हम एक ऑर्बिट की बात करें तो उसके पास एक सबशेल होगा जो स्टार्ट होगा एस से। मतलब जो पहली ऑर्बिट के अंदर सिर्फ एक एस ऑर्बिटल पाया जाता है, एस सबशेल पाया जाता है, और उसी के पास, और हमें पता है एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर है? तो 2 भरे जाते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में 8 दिख रहे हैं। हमें पता है नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल, मतलब इसके पास 2 सबशेल होंगे। कौन कौन से होंगे? एस होगा, पी होगा, एस होगा, पी होगा। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए 8। इसी तरह भरना है। क्योंकि कभी कभी दिक्कतें ये होती हैं कि हम कैसे भरें, किस तरह भरा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह कैसे किया जाए, ये याद करने का तरीका देखिए। इस तरह लिख लीजिए, ये है 1s, पहला ऑर्बिट खत्म, उसके बाद 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। आपका सवाल ये आ सकता है कि 4s तो पहले भरा जा सकता है, हमें उससे मतलब नहीं, वो हम बाद में देखेंगे अब रूल क्या है। अभी हमारा मेन मकसद है कि हम इस तरह कम से कम लिखना जानते हैं, कि हमें पता है कि इस तरह होगा। ये हो सकता है आप यहाँ देखें तो 18 आपको दिखेंगे, 2 इसमें, 6 इसमें, 8 10 इसमें, लेकिन 18 बने जाते हैं। हमें पता है सिर्फ 8 होते हैं, और ये हम भी जानते हैं थर्ड जो पीरियड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 एलिमेंट ही मौजूद होते हैं। तो जो 3D सीरीज है इसे हम मानते हैं वेकेंट है उसके अंदर, और इसी वैकेंसी की वजह से ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड करता है। फॉस्फोरस हो, जो जितने भी थर्ड पीरियड वाले हैं वो सब अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड करते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए कैसे। अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, जो हमारे कोर्स में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आना एकदम लाजमी है। एनसीईआरटी में भी लिखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो यही नहीं, आपके जेईई में, आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछ जाते। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूँ 1s2 2s2 2p3, यही होगा। फॉस्फोरस का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, यही होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो बाहर वाले हैं यही बनाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो वैलेंस शेल होता है वही पार्टिसिपेट करता है हमारे केमिकल रिएक्शन में, उसके अलावा इनर शेल तो करती नहीं है। इनके पास देखें तो उनके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास देखें इनके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप किसी से पूछेंगे या कहीं पढ़े होंगे कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 ही होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यहीं से पता चलेगा। देखिए नाइट्रोजन के पास ये 2s और नाइट्रोजन के पास ये ऐसे नंबर ऑफ मैक्स, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है कोई एलिमेंट उसे बोलते हैं कोवेलेंसी, क्योंकि वो एक्सपैंड होती है। वैलेंसी तो क्या है? वैलेंसी फिक्स है कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें उसकी वैलेंसी आप बताएंगे 3 है, कोवेलेंसी उसकी 5 है, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाता है वो।
नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है लेकिन कोवैलेंसी उसकी 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड उसके जो होते हैं वो 4 बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं वो डिपेंड करता है, वो अलग केस है, लेकिन कोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम यहाँ देखें तो ये आपको लगना चाहिए कि देखो बॉन्ड जब भी बनेगा तो उसका अनपेयर्ड होना जरूरी है। फुलफिल्ड अगर होगा तो बॉन्ड कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा, अनपेयर्ड होना उनका जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ इनके 5 के 5 बॉन्ड बनने हैं तो 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इनके पास आगे कोई अगर खाली होता, जैसे 2D खाली होता, लेकिन 2D की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो 2D की एग्जिस्टेंस नहीं है इसका मतलब ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, और ये एक लोन पे डोनेट कर सकता है जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो जब भी अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये जानना बहुत अहम है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के पास आप देखिए, नाइट्रोजन इतना जितने भी ग्रुप के पहले वाले हैं, हर ग्रुप का पहला जो एलिमेंट है वो अपने आप में बहुत एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ये हम पढ़ते हैं। उसका रीजन तो कई है। नाइट्रोजन के केस में आपको ये मिलेगा कि वो इतने ऑक्साइड बनाता है और ये ऑक्साइड के लोन पेयर तक पूछे जाते हैं। आपको पता होगा ये नाइट्रोजन NO भी बनाता है। नाइट्रोजन इसे इरेज करता है। नाइट्रोजन NO भी बनाता है, नाइट्रोजन NO2 भी बनाता है, नाइट्रोजन NO3 भी बनाता है, नाइट्रोजन N2O3 भी बनाता है, नाइट्रोजन N2O4 भी बनाता है, नाइट्रोजन N2O5 भी बनाता है। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन इतने टाइप के बॉन्ड्स बना रहा है, इतने टाइप के ऑक्साइड बना रहा है। इनके अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अगर आपको इसी चीज का आइडिया नहीं है कि नाइट्रोजन कैसे किस तरीके से बॉन्ड बनाता है तो आप इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, जहां जहां नाइट्रोजन, अगर हम इसकी बात करें N2O5 की, N2O5 में बहुत ज्यादा गलतियां होने की चांसेस हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक यहां पर चलो ऑक्सीजन के साथ लगा देते हैं, तीसरा बॉन्ड बन गया। ठीक है, अगर हम आप कहें 5 हैं, एक और बीच में लगा देते हैं, 3 है, इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इधर ऑक्सीजन लगा देते हैं, कितने बॉन्ड बन गए इसके? 4। इधर 3, इधर 4। अगर इनको आपस में बीच में जोड़ेंगे भी तो इसकी जो कोवैलेंसी ना एक्सपैंड हो जाएगा, कभी बनेगा नहीं है। इसका मतलब ये तो वायलेट कर रहा है। इसके लिए आपको जानना इतना जरूरी है कि जो 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, जो 3 बॉन्ड बनाता है वो बनाता है कैसे? ऐसे ही बैलेंस हो सकता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है इसके पास। और ये 3 बॉन्ड जो हैं, 1 2 3, ये कोवेलेंट है, जो इसको दे रहा है। ये बॉन्ड जो है कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह N2O4 की बात करें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हट जाएगा, इसका मतलब हम इसे हटा देते हैं, इसको सीधा जोड़ देते हैं, ऐसा बन जाएगा। बन सकता है ना ऐसा? तो इस तरह आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। सीधा सीधा रीजन है कि इसके पास जो 3D ऑर्बिटल है, 3D जो हमारी ऑर्बिटल है वो खाली ही नहीं है ही नहीं, और इनके पास 3D ऑर्बिटल खाली है। बात समझ में आ रही है? यही हम बताएंगे, यही इनका रीजन है। क्लियर है? चलिए, सर N2O3 कैसे बनेगा? तो हम बात कर रहे थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो देखिए। अब हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास 4 ग्रुप हैं जिनको हमें स्टडी करनी है। ठीक है, उनको हम पूरे तरीके से पूरे टेबल में भी जैसे ये होगा, इनके जितने ट्रेंड्स हैं वैसे ही होगा, डाउन द ग्रुप, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, जिस तरह भी होगा सब देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको याद होने जरूरी है 4 क्या क्या है। नाम याद होने से फायदा होगा क्योंकि आपको आगे भी काम आएगा। मैं पूरे ग्रुप का नाम लिख रहा हूँ, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो पूरे दुनिया में फेमस है, वही लिख लीजिए आप भी। ग्रुप नंबर 13 शुरू होता है बैगन से। बैगन, आलू, गाजर, इन,
थैला। सी कहो सीता जी सुनो प्रभु। अगला ये बढ़िया है। न्यूजीलैंड जो अभी हारी है, पाकिस्तान जो हारती रहती है, ऑस्ट्रेलिया जिसको हरा के आए, ये सब क्या हैं? भिखारी। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड स्टाइल से टी पो। जेम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। फिर कल बाहर आई आंटी। ज़्यादा मत सोचिए। हीना, नीना और करीना, इसके अलग अलग नाम है। मैं बोलता हूँ जेरोक्स, रवीना टंडन। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखिए। यह ग्रुप नंबर 13 है, यह ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18। पढ़ना हमें सिर्फ यही 4 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा खास बात है, उसको पढ़ लेते हैं, मज़ा आएगी। इसमें थोड़ी सी खास बातें उसको पढ़ते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए हम सब जानते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि एक पीरियड के अंदर क्या कॉमन होता है? नंबर ऑफ शेल कॉमन होता है। अगर नंबर ऑफ शेल कॉमन होता है, इसका मतलब हम जब दूसरे पीरियड के अंदर जाएंगे तो दूसरे वाला जो एलिमेंट होगा उसकी जो रेडियस होगी वो पहले वाले से बड़ी होगी, क्योंकि उसके पास शेल बढ़ गया है। जब उसकी रेडियस बड़ी होगी तो हमें एक जनरल ट्रेंड मिल गया कि भाई जब हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं कि जो जेई है ये आसान सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछता है। तो जितने एक्सेप्शंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वही ज़रूरी है, बाकी तो सब कुछ आता है ही। देखिए हम जब इससे पहले की बात करें तो हमने अभी आपको बताया 3 से 12, 3 to 12 कौन से ग्रुप होते हैं, कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक होता है। ठीक है, इनके लिए एक छोटी सी वो आप समझिए। एस ब्लॉक इस तरह होता है, बिल्कुल स्फेरिकल, ऐसे घूमता हुआ न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन चाहता ही नहीं कि कोई उसके पास आए। एस वाला सबसे ज़्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के। ठीक है, इनके पास नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे ज़्यादा पास में यही होते हैं। और इस एस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। इस वजह से आपने पढ़ा होगा कि 1s2 जो हीलियम है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना, जिसे आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हाई है पूरे पीरियड टेबल के अंदर। हीलियम से ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसी के नहीं है। रीज़न वही है क्योंकि जो हमारा 1s वाला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा पास है किसके? हमारे न्यूक्लियस के। और ये अट्रैक्शन छोटा मोटा नहीं, बहुत तगड़ा फोर्स है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को घेर के रखना, एक फोर्स इसे हैंडल कर रहा है, आसान काम नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बहुत ज़्यादा 1600-1700 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। पी वाले की बात करें तो डंबल देखा होगा आप लोगों ने, अगर आप कहीं वहाँ गए होंगे जिम वगैरह में, तो इस तरह होता है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इसके प्लेन पे रख दीजिए आप, जो एक्सिस के प्लेन पे, तो आप इसे पा जाएंगे। अगर हम इसे बात करें, सॉरी सही बनाने, ये अगर पी जेड है और ये पी वाई है तो हमें पता है ये पी जेड ऑर्बिटल है। ऐसे इसके ऊपर रख दीजिए पी वाई है, यहाँ एक्स ऑर्बिटल पी एक्स है। ठीक है, जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है वो होता है डबल डंबल, जो ज़्यादा हैवी लोग होते हैं। अब आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो हम जैसे जैसे ऑर्बिटल की जो साइज है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें ज़्यादा आने हैं, इनके जैसे जैसे साइज बढ़ते जाते हैं, इनका अट्रैक्शन जो होता है जो न्यूक्लियस के तरफ होता है वो थोड़ा सा हो जाता है कम। ठीक है, और डी और एफ का तो बहुत कम होता है। ये बिल्कुल वैसे हैं कि एक 500 बच्चों की क्लास है और उस 500 बच्चों की क्लास में बीच में पहली बेंच के बाद जो पूरे बच्चे बैठे हैं, पहली दूसरी तीसरी बेंच के बाद जो बच्चे बैठे हैं वो ऐसे हैं कि उनको सिर्फ फूंकने से मतलब है, उनको सिर्फ मस्ती करने से मतलब है, सोने से मतलब है। तो जो लास्ट में एक बंदा बैठा है जिसका अटेंशन पूरा टीचर की तरफ है, जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, उसका क्या कोई कुछ हो पाएगा? वो समझ नहीं पाएगा। इनके लिए वो क्या हिंड्रेंस बनेंगे? वो हिंड्रेंस नहीं बनेंगे, क्योंकि वो क्लास में सो रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर एफ वाला है, डी वाले। बात समझ में आ रही है?
तो DF वालों का काम वैसा है जो क्लास में बिल्कुल आके हेड डाउन करके सो जाते हैं, और जो पीछे वाला हमारा बंदा है जो पढ़ना चाह रहा है वो क्या करेगा, अच्छे से पढ़ पाएगा ना टीचर से। तो उसकी अट्रैक्शन जो है जो टीचर के साथ है वो लगातार बन रही है, इनके आने की वजह से डिस्टर्ब नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उन्हीं के साथ साथ पीछे और बंदे बिठा दिए जाएं तो उस बच्चे की जो अट्रैक्शन होगी वो और डिवाइड होगी टीचर से, क्योंकि टीचर उनको भी देखेगा, उनको भी देखेगा, उनको भी देखेगा, तो ये डिवाइड होगी। ऐसे ही लेकिन जो पहला बंदा वहां पर है उसकी जो अट्रैक्शन है किसकी तरफ, टीचर की तरफ, वो बेहतर होगी, वो इनकी वजह से डिवाइड नहीं होगी। टीचर की नजर उस पर जाती है और टीचर बहुत तेज पहचानता है। ठीक है, ऐसे हमारे D हैं, ऐसे हमारे F हैं। अभी हम जब D ब्लॉक पढ़ेंगे अगले टर्म में तो उसमें भी हम देखेंगे कि जिरकोनियम और हफनीयम का साइज लगभग बराबर है, हालांकि दोनों के बीच में एक पीरियड और जिनके बीच में लगभग 30 से 32 एलिमेंट आते हैं, उनके बीच में भी साइज का एलिमेंट जो है, साइज जो है वो बिल्कुल 0 है। यहाँ पर हम उसी चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब उनके बीच में जो लास्ट वाला बंदा है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इनके भी जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो बढ़ेगा, या मतलब कम नहीं होगा जो पहले वाले में था। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहला हमारा शेल आया, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरा शेल आया, 3 इलेक्ट्रॉन भरे, तीसरा शेल आया, इसके अंदर भरे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही चौथी शेल आती है, उस चौथे पीरियड के अंदर वहां पर एक 3 से 12 वाली जो हमारा ग्रुप है उसे बोलते हैं 3D सीरीज, वो शुरू होती है चौथे पीरियड में। और जो 3D सीरीज शुरू होने की वजह से जो यहाँ पर गाजर है, जिसे गैलियम बोला जाता है, उसका साइज एल्युमिनियम से कम होता है। आप ये समझिए, हम नीचे आ रहे हैं, एल्युमिनियम से नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इसका साइज क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका साइज इससे छोटा है, क्योंकि बीच में जो उठाईगीर बच्चे 3D हैं इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, और इनका शील्डिंग इफेक्ट इसे बोला जाता है, जो शील्डिंग इफेक्ट है बहुत कम है। इस शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इनका P1 में और जो यहाँ पर न्यूक्लियस है इनके बीच में अच्छा क्या होता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इनका जो साइज होता है एटॉमिक साइज वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि एक गाजर जो है किससे, आलू से ऊपर चला जाता है। बात समझ में आ रही है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उम्मीद तो मुझे नहीं है कि एडवांस में पूछा जाएगा, लेकिन JEE मेंस में पॉसिबिलिटी है कि पूछा जाए। भाई बोर्ड वाले तो पूछेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं इस वजह से। तो एक जनरल ट्रेंड हमें ये समझ में आया कि जब हम डाउन द ग्रुप नीचे आएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एटॉमिक साइज का इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, अब नीचे चले आते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, यहाँ पर कोई और एक्सेप्शंस नहीं है। केमिस्ट्री इसी वजह से लोगों को बेकार लगती है क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन उन एक्सेप्शन को ही अगर आप पकड़ लें और उनके पीछे लॉजिक जान लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सेप्शंस नहीं है, हो सकता है आप भी आइडियल नहीं है, कोई इंसान आइडियल नहीं है, और आइडियल जब नहीं है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, उसी तरह के डिफेक्ट है इनमें भी। बाकी बहुत सिमेट्रिकल वे में इस पीरियड टेबल को, जो मॉडर्न पीरियड टेबल है, सजाया गया। देखिए इसे, यहाँ पर हम जब नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम इधर आते हैं तो हम जनरली ये पढ़ते हैं कि जब पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर जब बढ़ेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो लास्ट उसका एलिमेंट है, जो नोबल गैस है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। वंडर वॉल रेडियाई कोवल, ठीक है। इस वजह से आप कैसे भी याद रख लीजिए, लेकिन ये याद रखिए जो लास्ट वाला है, जो हमारे ये है नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस की जो साइज है इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। जनरली आप यहाँ तक आते रहेंगे, आपको साइज क्या मिलेगा, कम होता जाएगा, लेकिन इस टाइम आ जाएंगे सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो एटॉमिक रेडियस में और बहुत ज़्यादा कोई खेल नहीं है। अब एक और टर्म आता है जिसे बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी, पहले उसे समझ लेते हैं क्या है।
आयनेशन एंथैल्पी है कि किसी भी, सपोज करिए नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। हाँ, तो इसके अंदर जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसको आइसोलेट करने के बाद, इसका गैसियस एटम बनाने के बाद, उस एनर्जी को बोला जाता है आयनेशन एंथैल्पी। किस किस चीज़ों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी इनके पास हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो इनका जो साइज, जो इनकी जो वैल्यू होती है, वो जनरली बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो आप एक बात समझिए, अगर सपोज करिए कि हमें यहां से ये D5 है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और हमें एक और निकालना है यहां से, तो हम ये जानते हैं कि जब हम इस तरफ बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज करेगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इनके पास जो एक्सचेंज एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसी में पाया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें भी शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें भी शिफ्ट करेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, 4 यहाँ से हो जाती हैं, लगभग 10 आएगी। 4 + 3 + 2 + 1, ये 10 आएंगी। तो इनकी 10 बार ये जब एक्सचेंज होंगे, जब ये एक्सचेंज होंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। जब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे तो इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगा तो क्या होगा? ये सिस्टम स्टेबल है। रेदर देन दिस। बात समझ में आ रही है? और ये भी क्या चाहेगा कि वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाए। ये ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, ये कम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से, चूंकि हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का देखना है, हमें पता है ऑक्सीजन का साइज जो है नाइट्रोजन से कम है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पे है, इस वजह से वो सबसे, उसका इससे बेहतर होगा आयनेशन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है? आयनेशन एंथैल्पी के बस इतना ही खेले, बाकी नीचे जाएंगे तो कैसा होगा? आयनेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये अगर समझ में नहीं आ रहा समझाते हैं। हाँ सर, वो समझ गया। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या है? बढ़ती जा रही है। एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो हमारा न्यूक्लियस के साथ जो बंदे की पकड़ है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की, वो कमजोर होती जा रही है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल रीजन है। एक ही इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, यही हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। फुल फिल्ड तो जनरली आपको मिलेगी ही नहीं, फुल फिल्ड तो हमेशा ज़्यादा आएगी ही, लेकिन हाफ फिल्ड वाले आप ध्यान रख सकते हैं जो काम आएंगे। जैसे आगे भी है, इससे पहले आपको मिलेगा बेरिलियम 1s2, इससे पहले आपको मिलेगा बेरिलियम 1s2, जिसका आयनेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा होगा। जाहिर से बात है 2s2, सॉरी यहाँ पर लास्ट में 2s2 आएगा। इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला यही मिलेगा आपको केस। जो हमारा एल्कली अर्थ मेटल वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो पी ब्लॉक या डी ब्लॉक वाले जो हैं, उनसे बेहतर उनका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक आयनेशन एंथैल्पी होगा। अगला एक टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो 3 टर्म है जिनमें जनरली आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक टर्म है आयनेशन एंथैल्पी, एक टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एफिनिटी या गेन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी आपने समझ ली, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसकी पूरी आपने सब देख लिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? amount of energy given to an amount of energy released when an additional electron is added in isolated gaseous atom। अब ये बताइए कि एनर्जी रिलीज सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज पर एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं, वो हमें पता चला है कि पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। इसमें कोई दोहराई नहीं, सबको कोई डाउट नहीं। उसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन का सब सोच रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन के साइज़ के छोटे होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो क्या हो रहा है? नहीं पा रहा है, मतलब उसकी उतनी बेहतर वो एक्सेप्टेंस नहीं है इलेक्ट्रॉन की जितना क्लोरीन के अंदर है। ये हम हो सकता है रीज़न भी बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट यही है। तो इसी तरह हम कुछ भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा चलता ही है, इधर से उधर कुछ ना कुछ होना ही है।
लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है ऑन पॉलिंग स्केल्स। ठीक है, ये थोड़े से मतलब एंटी हैं आपको लग रहे होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस है, पहले इसको समझिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये नहीं है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने पास ला रहा है, बल्कि ये है कि वो उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। कब, जब वो किसी बॉन्ड में हो। जनरली आपको उसी में आपके इसका यूज आएगा और उसी में यूज आपको देखना भी है कि हमारे पास अगर कोई H लगा है और इसके साथ कोई हमारा X लगा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस वाले एलिमेंट की ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा और इसे बनाएगा पोलर मॉलिक्यूल। तो इसके पास आएगा डेल्टा नेगेटिव और इसके पास आएगा डेल्टा पॉजिटिव। ये नहीं कि पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे में ऐड कर दें, मतलब हम एनायन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि जब ये दोनों आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही आयनिक बॉन्ड का थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। कैसे कि आयनेशन एंथैल्पी अगर सबसे कम जिसकी होगी वो सबसे बेहतर क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, सबसे जल्दी कैटायन बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा जिनकी होगी वो सबसे बेहतर एनायन बनाएंगे। अगर हम बात करें सीजियम की, तो लगभग ये माना जाता है कि सीजियम की